साथियों, जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद और सतरंगी सलाम। आज 1 फरवरी 2021 हम लोग फिर से मिल रहे हैं बहुजन संवाद में। मैं सारे साथियों का भी स्वागत करती हूँ और हमेशा हम लोग एक ऐसी कोई बात होती है कि जिसको लेकर हम लोग बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी थे जो आज की स्थिति में किस तरीके से काम करते थे और उसी ललक से और किसी भी समय पर निराश न होते हुए लगातार काम करते रहे, उस ललक के साथ काम करते रहे। ऐसे एक व्यक्ति की जयंती पर हम मिले थे। समाजवादी पुराने जो साथी है और आज भी उनके बारे में काम करते हैं, ऐसे मामा बालेश्वर के बारे में जब जयंती उनकी थी तब हम मिले थे। आज हम लोग मिल रहे हैं फिर से जब भूपेन नारायण मंडल जी की आज जयंती है और ये 117वीं जयंती जो है उसको लेकर मुझे एक बहुत बड़ा अचरज हुआ कि इस जयंती के अवसर पर जिस तरीके से दीपक प्रसाद जी ने काम किया या जिस तरीके से गजेंद्र प्रसाद हिमांशु को जोड़ा, वंदना जी को जोड़ा, जयंत जिज्ञासु को जोड़ा और आनंद कुमार जी भी जुड़े, तो ये जो उनकी मैंने ललक देखी और सुबह सुबह मुझे फोन आता था। लगातार कई दिनों से मैंने देखा, 10 दिनों से वो संपर्क कर रहे हैं और दीपक प्रसाद जी ने सारी किताबें भी हमारे पास भेजी, उनका एक पूरा मटेरियल भेजा। ये जो मुझे लगा कि कैसे होता है ना, जब आदमी जिंदा होता है उसके सामने लोग आते हैं और लोग उस तरीके से बात करते हैं, लेकिन उस आदमी के बारे में उतना प्यार, इतनी ललक और इस तरीके से उनके जुझारूपन की सारी बातें नई पीढ़ी के पास जाने की जो बात है वो दीपक प्रसाद जी ने करके दिखाया और हमको सबसे जोड़ा। आज हिमांशु जी से जोड़ा, जयंत जी से जोड़ा, वंदना भारती से जोड़ा और खुद हमसे जुड़े रहे। और मुझे खुशी है कि आज डॉक्टर सुनीलम जी भी आज हमारे साथ है, क्योंकि लगातार वो सफर करते रहे हैं और आज हमारे साथ वो जुड़े हैं। तो मैं ज्यादा प्रस्तावना तो करूंगी नहीं, क्योंकि आप सबको भूपेन नारायण मंडल जी के बारे में बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बता दूं कि ताउम्र पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाला ये इंसान आज भी कितना प्रासंगिक है और आज भी जो उन्होंने काम किया वो उस समय जो विधेयक आया था, और वो राजनीतिज्ञ तो थे ही, सांसद थे, तो उन्होंने जो उस विधेयक के बारे में मैं बताती हूँ। जबकि आज जो कृषि विधेयक आए हैं और उसके खिलाफ की जो लड़ाई है एक बहुत नया मोड़ ले चुकी है। ऐसे अवसर पर मैं खास भूपेन नारायण मंडल जी का ये 10 दिसंबर 1967 में राज्यसभा में उन्होंने जो बात रखी उसको लेकर बात रखती हूँ, फिर हम आगे जाते हैं। जो बीज विधेयक अभी हम लोगों के सामने लाया गया है, मैं समझता हूँ उसे लाने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने अन्न के संबंध में 18 से 19 वर्ष तक जो कुछ किया उसके चलते सरकारी खजाने का अरबों रुपया खर्च हुआ है और उसका जो नतीजा है वो 18 से 19 वर्षों के बाद निकला, हम लोगों के सामने है। इतने वर्षों से यही कहा जाता रहा है कि अन्न उत्पादन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और देश को अन्न के मामले में स्वावलंबी बनाएंगे, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वह हम लोगों के सामने है। इसी सिलसिले में यह बिल लाया गया है, जिसका यह मकसद है कि उन्नत किस्म के बीज का हिंदुस्तान में प्रचार करके यहाँ की उपज को बढ़ावा दे। इस मकसद के पीछे जाकर अगर होगा तो लोग बीज चाहेंगे, उनको बीज मिलेगा नहीं, और इस कानून के चलते जो घुसखोरी का बाजार गर्म होगा उसने सभी के सभी तबाह हो जाएंगे। इसके चलते कितने आदमी बेकार मुकदमों में फंस जाएंगे, यह भी होगा। इस बिल में यह प्रावधान है, इसके क्लॉज 25 में है, जो कि इस एक्ट के अंदर काम करने वाले लोग होंगे उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी अगर वह गुड फेथ में काम करते हैं। जो सरकार का नौकर है वह जो काम करता है वह देखने में सुनने में तो ऐसा मालूम कराया जा सकता है कि गुड फेथ में काम कर रहा है, लेकिन उसी गुड फेथ के अंदर जो उसकी बेईमानी, जो उसकी घुसखोरी होगी वह दब जाएगी। और इसी बारे में उन्होंने बीज बिल के बारे में जब बोला तब उन्होंने कहा कि इसके पहले भी खेती की उपज बढ़ाने के लिए, अच्छे बीज के लिए, सीड मल्टीप्लिकेशन
फॉर्म समूचे देश में बने, लेकिन सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की क्या हालत है ये देखी जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सब कानून लगाकर गड़बड़ी तो बड़ी पैदा होगी, और उस गड़बड़ी से खेती में लेकिन कोई सहारा नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें और भी गड़बड़ी बढ़ जाएगी। कितना संयुक्तिक, कितना प्रासंगिक है भूपेन नारायण मंडल जी का ये 10 दिसंबर 1966 राज्यसभा में दिया हुआ भाषण और उसके बारे में की हुई पहल, और आज उसी तरीके से आज 3 विधेयकों को लेकर पूरा का पूरा किसान रास्ते पर खड़ा है। तो क्या इसी तरीके की पुनरावृत्ति होती जाएगी और किसान गहराई में डूबता जाएगा? ये भी समझते हैं, और समझते हैं भूपेन नारायण मंडल जी की पूरी जीवनी एक लोहियाइट की जीवनी, एक समाजवादी की जीवनी, और इस तरीके से लगातार अपने जीवन में कभी भी सांसद होने के बावजूद भी अपने गांव में जाना छोड़ा नहीं, खेतों में चलते गए, पगडंडी पर चलते गए, ऐसे इंसान की जीवनी। तो आते हैं, आज हमारे साथ आनंद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है फिर से बहुजन संवाद में। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनीलम जी के पास इसलिए आऊंगी कि डॉक्टर सुनीलम जी थोड़ा सा किसानों की आज की हालत और आज हुई स्थिति के बारे में बताएं, और वो भी भूपेन नारायण मंडल जी के बारे में कुछ कहकर फिर हम आगे जाते हैं। डॉक्टर सुनीलम जी। नमस्कार। मैं सभी जो है हमारे सब सीनियर भी यहाँ पर हैं और वरिष्ठ हैं। मैं आज हम भूपेन नारायण मंडल जी के बारे में ही बात करेंगे। बस मैं केवल इतना बता देता हूँ, जो बजट आया है वो बजट को लेकर के हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उस बजट के अंदर जो किसान चाहते थे, संपूर्ण कर्जा मुक्ति या सभी कृषि उत्पादों का जो 1.5 गुना मूल्य, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और अगर आप पूरे बजट को जिस तरीके से अगर देखेंगे तो उसके अंदर स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा कि जो जो प्रावधान सरकार ने पहले भी किए थे, हम तो ये चाहते थे कि जो 65% आबादी है तो कम से कम 6.5% तो कृषि बजट को मिलना चाहिए, लेकिन केवल 5.2% ही जो है वो एग्रीकल्चर बजट के लिए मिला है। और 30,42,000 करोड़ का बजट है, उसमें 1.58 करोड़ से केवल दिया गया है। खाद्य सब्सिडी जो है वो घटा दी गई है, 1.84 लाख करोड़ से घटा करके 1.15 करोड़ कर दी गई है। और जो इकोनॉमिक सर्वे था जो एक दिन पहले आता है, उससे पता चलता है कि आमदनी जो है जो बढ़नी चाहिए थी 14% की दर से सालाना, तब जाकर के आय दुगनी हो सकती, तो वो केवल 2.8% के ऊपर रह गई है। मतलब सरकार ने जितने दावे किए थे आय को दुगने करने के, वो भी पूरा होने वाला नहीं है। मनरेगा का जो बजट है वो जो है 10,000 करोड़ की उसमें कमी कर दी गई है। सरकार ने जो दावा किया था कि किसान सम्मान निधि का 14.5 करोड़ लोगों को देंगे, वो भी केवल 6.25 करोड़ लोगों तक ही, किसानों तक ही वो पहुंची है। और जो है इस योजना के अंदर खेतिहर मजदूरों को और बटाई मजदूरों को भी शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने जो ग्रामीण हट के लिए 2018 में 22,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से केवल 2,000 करोड़ ही खर्च किए हैं। और डेयरी डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपया जो दिया था, उसमें केवल 440 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसका मतलब यह है कि सरकार की जो पूरी प्राथमिकता है वो किसान या खेतीहर मजदूर नहीं है, वो प्राथमिकता उसने जो पूरी कॉरपोरेट को छूट दी है वो है। और एक केवल इसके साथ में ये भी बताना चाहता हूं मैं कि मैं ग्वालियर में हूं। ग्वालियर में कल भाजपा के गुंडों के द्वारा यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा था, वहां पर जा करके हमला किया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और बाद में केस भी उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। तो जो कुछ वहां पर बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है, जिस तरीके से अब इंटरनेट वगैरह की सेवाएं वहां समाप्त कर दी गई हैं और पुलिस के वर्दी में और पुलिस के संरक्षण में बाकायदा जो है वो हमले हो रहे हैं वहां पर, उसी तरीके का काम ग्वालियर में हुआ है। और मैंने तो साफ साफ तौर पे कहा है कि ये नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का क्षेत्र है और उनके इशारे पर हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो एफआईआर दर्ज हुई है किसानों के खिलाफ में, उसे रद्द कराना चाहिए और जो गुंडे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कराना चाहिए। हम यहाँ पर मुकाबला करने की स्थिति में है ग्वालियर के अंदर और मुकाबला करते रहे इन गुंडों से, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसान आंदोलन जो है वो इस तरीके से हिंसा के अंदर उतरे
लेकिन जो भाजपा के गुंडे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको अपनी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है और अदालतें भी लगभग उनके इशारे पर काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। वो खुद ही किसानों को ठोक पीट करके ठीक करना चाहते हैं। तो वो बहुत गलत फहमी के अंदर हैं कि अगर पुलिस दमन से ये किसान डरते नहीं है। और मध्य प्रदेश के किसानों ने अगर मुल्ताई गोली चालन देखा है जिसमें 24 किसान शहीद हुए, या मंदसौर का गोली चालन देखा है जिसमें 6 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी किसान आंदोलन अगर चल रहा है तो वो कोई भाजपा के गुंडों के हमला करने से बंद होने वाला नहीं है। गाजीपुर में जो हुआ है उसी तरीके से ग्वालियर के अंदर भी आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। मैंने बहुजन संवाद के दर्शकों को केवल एक जानकारी देने के लिए बात कही है, और मैं चाहूंगा कि आज भूपेंद्र नारायण मंडल जी जो कि समाजवादी चिंतक थे, उन्हीं के ऊपर पूरी चर्चा फोकस्ड रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आज जो कुछ कर रहे हैं वो मंडल जी के उसी विचार को आगे बढ़ाने का, जो किसान मजदूर का राज इस देश के अंदर स्थापित हो, उसी दिशा के अंदर हम लोग राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो लता जी, मैं यहीं पर बात समाप्त करता हूं और मैं श्रोता के तौर पर यहाँ पर मैं उपलब्ध हूँ, यहाँ पर रहूंगा, पूरी बात को मैं सुनूंगा, और अगर आखिरी में कभी समय होगा तो टिप्पणी करूंगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात पूरी हो गई है। बहुत धन्यवाद लता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। जो हो रहा है ग्वालियर में भी, जो हो रहा है गाजीपुर में जो हो रहा है, उसकी थोड़ी सी बात आपको पता चली, और बजट के बारे में भी थोड़े अंश आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। अभी हम आते हैं भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में समझने के लिए। आज का क्रम ऐसा होगा कि प्रोफेसर आनंद कुमार सर बात रखेंगे, उसके बाद डॉक्टर वंदना जी बात रखेगी। डॉक्टर वंदना जी अस्मिता और भूपेंद्र नारायण मंडल इनके बारे में बात रखेगी, और राजनीति के बारे में जयंत जिज्ञासु जी बात रखेंगे, और हिमांशु जी एक समालोचन लेते हुए भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में बात रखेंगे, जबकि वो पूरे समाजवाद के और एक साथी होने के नाते कैसे उन्होंने उनको देखा। प्रोफेसर आनंद कुमार सर। बहुत, मेरे लिए यह बहुत सुखद आश्चर्य की बात थी कि आज के लिए मुझे बहुजन संवाद से श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे कर्मयोगी के बारे में चर्चा का निमंत्रण मिला। मेरा ये सौभाग्य था कि अपने विद्यार्थी जीवन में, जब मैं बनारस विश्वविद्यालय और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में एक समाजवादी विद्यार्थी कार्यकर्ता था, तब उस समय हमारी प्रेरणा स्रोत के रूप में एक जबरदस्त नायक मंडल था, सदन के अंदर और सदन के बाहर। सदन के अंदर तो बहुत कम, सदन के बाहर अनेकानेक। सदन के बाहर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री राजनारायण, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री मधुलिमय, और सदन के अंदर किशन पटनायक और मधुलिमय, और उसमें उनके नेता थे श्री भूपेंद्र नारायण मंडल। मैंने मंडल जी को जब देखा पहली बार विद्यार्थी के रूप में, ये 1972-73 का दौर था। एक मझोले कद के, दुबले पतले, कुर्ता पजामा पहने हुए, बहुत ही शालीन और शांत व्यक्तित्व के स्वामी भूपेंद्र नारायण मंडल जी को एक बार तो देख के विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मन को ये जगाना पड़ा कि देखो ये समाजवादी हैं, ये लोकप्रिय जननायक हैं, ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की आंधी में भी कांग्रेस को हरा करके सीधे सीधे बिना साधन के चुनाव जीतने वाले महावीर हैं। इनसे प्रेरणा लो, इनसे मार्गदर्शन लो। भूपेंद्र नारायण मंडल जी को याद करते समय मेरे जैसे आदमी को उनकी 3 भूमिकाएं चमत्कृत करती हैं। सबसे पहले तो वो समाजवादी उस दौर में थे जब समाजवादी होने का मतलब एक पैर जेल में और एक पैर रेल में था। ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने देश को बदलने का सपना देखा, और कांग्रेस के मंच से उस समय जो समझौतावाद चला था, परिस्थितियों से समझौता करो, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, अंग्रेजी राज के 200 साल का धुआं और कालिक 20 बरस 10 बरस में तो जाएगी नहीं, और विदेश नीति के जरिए
विदेशी सहायता के जरिए, विदेशी मॉडल के जरिए हमारा उपकार होगा, हमारा भला होगा। इसके विरोध में जो मुट्ठी भर लोग लोगों के बीच में टिक के अपनी बात को नुक्कड़ और चौराहे पर करते थे, उसमें से जो शक्ति पैदा होती थी वो प्रतिरोध की राजनीति थी, लोक शक्ति की राजनीति थी, जिसमें संसद पर कोई भरोसा था नहीं, क्योंकि संसद में पैसे के कारण नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन की सारी विरासत को अपने नाम जमा करने में सफल होने के कारण नेहरू इंदिरा के दौर में कांग्रेस का बोलबाला था। और कांग्रेस में भी उस समय एक खास तरह की बीमारी आ रही थी, कुर्सी की बीमारी, और उस कुर्सी को पकड़ने के लिए जातिवाद, सांप्रदायिकता, पैसावाद भी चलता था। दूसरा, श्री भूपेंद्र नारायण मंडल का जो योगदान था वो सत्याग्रह की आस्था के साथ ही वोट की ताकत का भी उनको बहुत भरोसा था। उन्होंने अपने जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता, लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता, हारे भी और राज्यसभा में भी रहे। मुट्ठी भर लोग संसद का कैसे सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं, लोक शक्ति का जो बल है उसके जरिए संसद में अति कम तादाद के बावजूद कैसे चमक पैदा कर सकते हैं, बिजली वाली चमक, और शर्मिंदा कर सकते हैं शासक वर्ग को, इसका उदाहरण श्री भूपेंद्र नारायण का संसदीय कौशल था। आज के जो लोग राजनीति में हैं उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि कोई कारण था कि उस संसदीय दल के नेता श्री भूपेंद्र नारायण मंडल थे, जिसका सैद्धांतिक आधार समाजवाद था, सत्याग्रह था, जनशक्ति थी। एक तीसरा योगदान भूपेंद्र नारायण मंडल जी का, गरीब देश के गरीबों की राजनीति करने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए, कथनी और करनी में एकता के लिए, सादगी को अपनाने के लिए उन्होंने, जो खुद सुशिक्षित थे, संपन्न थे, लेकिन उन्होंने जो मार्क्सवादी भाषा में आप कहते हैं डी क्लास होने का उदाहरण दिया था। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि बिहार के समाजवादियों की स्मृति में भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे बहुत ही प्रबल आकर्षण पुंज, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को राजनीति का रास्ता दिखाया, दर्जनों लोगों को राज्य स्तर का नेता बनाया और दर्जनों लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद की लगन के साथ जुड़े रहने के लिए मदद की, उनको हम जानते नहीं, मानते नहीं। मैंने अभी हाल में देखा एक वेबसाइट पर बहुत ही वरिष्ठ और हिम्मती और आदर्श पत्रकार श्री रवीश कुमार का एक लेख, उन्होंने श्री भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की चर्चा में कहते कहते बीपी मंडल जी का जिक्र कर दिया, क्योंकि मंडल का मतलब तो पूरे भारत के नई राजनीति करने वालों को श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। असली मंडल तो उस दौर में भूपेंद्र नारायण मंडल थे। बीपी मंडल जी तो आते जाते मशहूर हो गए और उनका समाजवादियों से बहुत टेढ़ा संबंध था। कुर्सी के लिए उन्होंने समाजवादियों की जमात तोड़ दी थी, कुर्सी के लिए उन्होंने डॉक्टर लोहिया की निर्देश के बावजूद अपनी विधानसभा और लोकसभा दोनों की सदस्यता रखी थी। दूसरी तरफ भूपेंद्र नारायण मंडल थे त्याग की मूर्ति, संघर्ष की मूर्ति, आदर्श की प्रेरणा। तो रवीश कुमार ने लिखा है अपने वेबसाइट में कि मुझे तो पता ही नहीं था, फिर किसी ने टेलीफोन से एतराज करके कहा कि दो अलग अलग मंडल थे, एक भूपेंद्र मंडल, दूसरे बीपी मंडल। आपने भूपेंद्र मंडल का नाम जाना तो है, जिक्र तो क्या, उनके बारे में आप जानने के लिए इस किताब को पढ़िए। और श्री रवीश कुमार ने, जैसे अभी डॉक्टर लता ने उनके भाषण का एक अंश आपको पढ़ के सुनाया, रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने अपने अज्ञान पर क्षोभ जाहिर करते हुए श्री बीपी मंडल के कई भाषणों का जिक्र किया। जो आज नहीं जानते उनको याद कराऊंगा कि भूपेंद्र नारायण मंडल ने उस ललित नारायण मिश्र को हराया था जो श्रीमती इंदिरा गांधी का दाहिना हाथ कहा जाता था और जिसकी तूती बोलती थी। उसको भूपेंद्र नारायण मंडल ने कार्यकर्ताओं के बल पर, मुट्ठी भर चूड़ा और चना खा करके लड़ने वालों के बल पर दो बार आमने सामने के चुनाव में हराया था। और उसके बदले में बिहार के भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी कोसी के बांध की कहानी थी, कोसी की बांध की कहानी। और उसके खिलाफ आंदोलन में भूपेंद्र नारायण मंडल की अगुवाई में कर्पूरी ठाकुर से लेकर कम्युनिस्ट और अन्य विरोधी दल के लोग जब इकट्ठा हुए तो कांग्रेस के गुंडों ने और पुलिस वालों ने वैसे ही पिटवाया जैसे आज गाजीपुर पर और बाकी जगहों पर धरना दे रहे किसानों पर हमला हो रहा है। ये सत्ता का जो चरित्र है, जहां साम दाम दंड भेद से कुर्सी को बचाए रखना,
ये अल्पजीवी है, क्योंकि जब भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे वीरों पर लाठी पड़ी तो उस समय तो लाठी चल गई, लेकिन बाद में जब चुनाव का मौका आया तो 67 में 71 में कांग्रेसियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। ये हमेशा होता है। और आज भी अगर राजनीति करनी है, गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा का साक्षात उदाहरण देना है, तो हमें श्री भूपेंद्र नारायण मंडल को याद करना चाहिए। मैं अंतिम बात ये कहूंगा कि जो खानदान अपने आदर्श पुरखों को उनकी बनाई राह को छोड़ देता है, वो थोड़ी देर के लिए तो जरूर कुछ उसको सफलता हासिल होती है, लेकिन बाद में उसका नामो निशान मिट जाता है। आज समाजवादियों की यही दुर्गति है। ये आचार्य नरेंद्र देव के वंशज हैं, ये फरीदुल हक अंसारी के वंशज हैं, ये रामनंदन मिश्र के वंशज हैं, ये कर्पूरी ठाकुर के वंशज, लेकिन इनको अपने पुरखों का नाम ही नहीं मालूम। ये नए नए नायक खोज रहे हैं। लेकिन अगर भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे लोगों को आप अपना प्रेरणा स्रोत बनाएंगे तो न सिर्फ समाज का भला होगा बल्कि आपका अपना भला भी होगा। मैं बधाई देता हूं बहुजन संवाद को कि जाने किस प्रेरणा से आपने भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे नींव के पत्थर समाजवादी नायक को स्मरण किया। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जिनसे हमको विद्यार्थी जीवन में प्रेरणा मिली थी, उनको श्रद्धांजलि देने का आज मौका मिल रहा है। आपको बहुत बधाई। और मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ सुनना चाहूंगा युवा पीढ़ी की प्रतीक एक महिला साथी को और दूसरी तरफ बड़े पुराने समाजवादी साथी हिमांशु जी को भी। आपको भी धन्यवाद और इस आयोजन के लिए बधाई। हमेशा की तरह एक बहुत हौसला बढ़ाते हुए आनंद कुमार सर ने हम लोगों को बधाई तो दी, लेकिन इस बधाई के मुख्य पात्र जो है वो है दीपक प्रसाद जी। दीपक प्रसाद जी ने हमारे पास अगुवाई करके डॉक्टर सुनीलम जी को कहा, हमसे कहा, लेकिन आपने एक बात जरूर कही थी बहुजन संवाद के बारे में, वो फिर से एक बार साबित हुई कि बहुजन संवाद आज सबके लिए उस तरीके की एक कड़ी बन चुका है जो हम लोग लाना चाहते हैं, जिनकी बातों का जिक्र करना चाहते हैं, और नई पीढ़ियों के लिए जो भी मिसालें थे उनकी सारी बातें हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कुमार सर। मैं आती हूँ वंदना जी के पास। वंदना जी ने तय किया था कि उन्होंने तो काफी सारा इनके बारे में पढ़ा भी है, उसके बारे में वो पढ़ाती भी है और पूर्णिया में है, पूर्णिया विश्वविद्यालय में वो अभी पढ़ाती है, लेकिन जेएनयू में रह चुकी है और जेएनयू में हिंदी पढ़ते हुए भी आनंद कुमार सर के क्लासेस भी अटेंड किए हैं। तो इस तरीके से वंदना भारती आज हमारे पास है। अस्मिता के आईने में बीएन मंडल का योगदान, क्योंकि अस्मिता के बारे में, बीपी मंडल के बारे में जब आनंद कुमार सर बोल रहे थे तो इन दोनों मंडलों का योगदान रहा है अस्मिता दर्शी आंदोलनों के बारे में। तो आज आप बात करेगी भूपेंद्र नारायण मंडल जी का अस्मिता के आईना में योगदान। वंदना भारती। बहुत शुक्रिया मैम। हाँ, मैं हिंदी विभाग में थी, लेकिन कभी कभी सोशियोलॉजी में सर से पूछ के ही 2-3 क्लास बस मैं कर पाई थी, ज्यादा नहीं संभव हो पाया था। एमए के दौरान पता नहीं सर को याद है या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। प्रणाम सर, आप सभी। आपका स्वागत है वंदना। आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल को तो नहीं पढ़ा रही हूँ, जाहिर है हिंदी विभाग में हूँ। हाँ, अस्मिता विमर्श और दलित विमर्श मेरे जिम्मे आया था। स्त्री विमर्श भी मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है। तो जहाँ तक अस्मिता विमर्श में भूपेंद्र नारायण मंडल के योगदान की बात है, शुरुआत में यहीं से कहूंगी कि जब मुझे भी कहा गया कि माफ कीजिएगा, बीएन मंडल से बोलना है, मैं बीपी मंडल बोल रही हूँ, तो उस समय मेरा भी रिएक्शन बिल्कुल वही था जो कि रवीश कुमार का था। और तब तक मैं ये रवीश कुमार का फेसबुक पेज वाला भी या उस किताब को भी नहीं पढ़ पाई थी। तो मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे बीएन मंडल पे बोलना है, बीपी मंडल पे, तो आपके पास क्या जानकारी है। और मेरा भाई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, तो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करना चाह रही थी। फिर उसने कहा, और जिनके नाम पे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, तो पापा ने कहा कि तुम कंफ्यूज हो रही हो, ये अलग है, ये भूपेंद्र नारायण मंडल है और तुम कंफ्यूज हो रही हो बीपी मंडल पे। एक बार तुम पता कर लो तुम्हें बोलना किस पर है। और बिल्कुल वैसे
वही मेरे लिए भी वही शॉकिंग माहौल रहा कि मुझे बीपी मंडल पे नहीं बीएन मंडल पे बोलना है। और ये इस समाज की सच्चाई है कि हम अपने ही नायक को नहीं पहचानते हैं या अपने ही नायक को पहचानने से इनकार करते हैं। क्यों करते हैं ये अस्मिता विमर्श में ये बहुत मुख्य मुद्दा है। अस्मिता की राजनीति जब होती है तो जिसने समाज को बनाने में बड़ी महती भूमिका निभाई है उसको हम कहीं ना कहीं हाशिए पे धकेल देते हैं। और जब मैं शरदेंदु कुमार सर द्वारा लिखित पुस्तक समाजवादी चिंतन के अमर साधक भूपेंद्र नारायण मंडल पढ़ रही थी और उनके राज्यसभा में दिए गए भाषण को गहराई से पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि एक साधारण सा आदमी, जैसा कि सर ने भी कहा कि बिल्कुल जैसे मैं पढ़ने पे जो इमेजिन कर पाई कि मुझे लगा कि जो हमारे हिंदी के प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर की शक्ल सूरत की तरह रहे होंगे, छोटे कद के, लेकिन बोलने में बहुत प्रखर और अपनी बात को जी सर, और शरीर और उनका अपनी मैनेजर बात भाई को बहुत संजीदगी से रखने वाले। जी, तो मैं वही एक इमेजिन कर पा रही हूँ कि इस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा होगा। और एक ऐसे नेता जो कि अपनी बात को बहुत सच्चाई से और बहुत मजबूती से राज्यसभा में हर मुद्दे को उन्होंने रखा है, चाहे वो दलित के बारे में हो या समाज के पिछड़े लोगों के बारे में हो, या फिर चूंकि मैं हिंदी की विद्यार्थी रही हूँ तो मेरा एक कंसर्न हिंदी को लेकर भी हुआ, भाषा विमर्श के बारे में हो। बहुत कम नेता जो कि साहित्य से नहीं जुड़े हुए हों, मतलब साहित्य से जुड़े हुए हैं उनका तो कंसर्न होता ही है, जो साहित्य से नहीं जुड़े हुए हैं उनकी भाषा को लेके ये संजीदगी, जो संजीदगी है वो मुझे बहुत प्रभावित की कि राजभाषा की समस्या है, अंग्रेजी की क्या समस्या रही है या क्षेत्रीय भाषा की क्या समस्या है, उस पर भी बहुत विस्तार से उन्होंने राज्यसभा में अपनी बातों को रखा है। खैर, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर शुरुआत में मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि जो प्रेमचंद की कहानी में है ना कि पंच परमेश्वर कहानी में कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, तो वो जो अलगू चौधरी का जो व्यक्तित्व परिवर्तन होता है और वो सच्चाई का साथ देता है, ठीक वैसा ही व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बीएन मंडल साहब का है। एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हुए कोई भी व्यक्ति जो खुद शोषक वर्ग से हो और शोषण के उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम टूल्स को पहचानता हो और अपने ही वर्ग के खिलाफ जाके लोगों की हकदारी के बारे में बात करे, लोगों की भलाई के बारे में बात करे और जितने भी समाज के दबाए गए कुछ हाशिए पर के लोग हैं उनके बारे में बहुत मजबूती से बात करें। एक दो चीज मैं पढ़ना चाहूंगी, कोट करूंगी शरदेंदु कुमार की किताब से ही है, जिससे कि उनके व्यक्तित्व को समझने में हमें सहायता मिलेगी। पेज नंबर 30, उस पुस्तक की पेज नंबर 36 पे माफ कीजिएगा, राज्यसभा में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उस कोट को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि शासक का रवैया आम लोगों के प्रति कैसा रहा है। और आज भी हम देखेंगे कि किस तरह से उस समय की स्थिति में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है वो आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वही सारी चीजें, वही परिस्थितियां हमारे सामने लगातार जारी है। तो मैं कोट कर रही हूँ, शुरू जमाने से इस हिंदुस्तान में और संसार के दूसरे भागों में अमीर और गरीब वर्ग की जो लड़ाई थी उसे यह कांग्रेसी सरकार अब भी कायम रखना चाहती है। जिस ढंग से पुराने जमाने में हुआ करता था, यानी जब दो गिरोहों में संघर्ष होता था तो विजयी गिरोह होता था, वह विजित गिरोह की जान से मार देता था और उसकी जमीन जायदाद हड़प लेता था। उनकी जमीन को छीनकर उनको अपने दुर्भाग्य पर घुल घुल कर मरने के लिए छोड़ देती है। हिंदुस्तान में जो जीवन संघर्ष चल रहा है उसमें गरीबों को मिटाया जा रहा है,
लेकिन सीधे तलवार के घाट ना उतार कर उनको घुला घुला कर मारा जाता है। जमीन और किसान आंदोलन और जितने तमाम मुद्दे साथियों अभी चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुर्सी का जो नशा है वो चाहे सत्ता में जो भी रहा हो, कांग्रेस रही हो या फिर अभी वर्तमान सरकार हो, कुर्सी का नशा बहुत सर चढ़ कर बोलता है। अगर हिंदी साहित्य से इसको जोड़ूं तो आप याद कीजिए जयशंकर प्रसाद के नाटक में जो कहते हैं कि अधिकार सुख बड़ा मादक और सारहीन होता है। तो जब आपको किसी चीज का अधिकार मिल जाता है और उस सत्ता का जब आप दुरुपयोग करने लगते हैं तो ठीक ऐसी ही परिस्थिति बनती है जो अभी भी है और इंदिरा जी के जमाने में भी रही है। जो हमारे सीनियर है वो जानते होंगे और उन्होंने देखा भी होगा, और आज हम भी इसके गवाह हो रहे हैं। आने वाले भविष्य में शायद बता पाए अगर जिंदा रहें तो कि हमने क्या देखा और किस बुरे वक्त से हम गुजर रहे हैं। और अस्मिता की बात जब उठेगी तो जातीय संघर्ष या जातीय विषमता की बात भी उठती है और उस पे ध्यान देना मुझे लगता है कि आवश्यक है। इस चीज को भी उन्होंने लोकेट किया है बीएन मंडल जी ने। उनकी एक राज्यसभा में और दिया गया उनका एक वक्तव्य है जो कि 13 दिसंबर 1973 को दिया गया था। ये भी मैं कोट ही कर रही हूँ उस किताब से, क्योंकि मेरी जो भी जानकारी है बहुत व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में। बहुत सारे आधार मेरे सरदेंदु कुमार जी की किताब और कुछ मेरे पापा ने बताया था, उस चीज को ही मैं थोड़ा बहुत मिला के बोल रही हूँ। मैं कोट कर रही हूँ कि जिस तरह आज आदमी को मछली खाने में, खस्सी खाने में और मुर्गा खाने में कोई भय नहीं होता है, उसी तरह बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों की तकलीफ को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज के समाज की अगर कोई दवाई है तो वह यह है कि हिंदुस्तान के जो लोग गरीब और पिछड़े हैं उनके हाथ में सत्ता आए। जब तक उनके हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक देश में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आएगा। ठीक इसी आप देखिए ये जो उनका सोचने का, उनकी जो एक सोच है ना कि हाशिए या पीड़ित समाज के जो लोग हैं उनके पास मतलब वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं है, और जब तक आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं रहते हैं आप अपने समाज के लोगों के लिए कोई भी भलाई नहीं कर सकते हैं। चाहे आप सरकार में रहे, एकदम छोटा सा उदाहरण है विश्वविद्यालय का उदाहरण ही, कि विश्वविद्यालय में अगर जहाँ पे सिर्फ वाइवा का नंबर दिया जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत तमाम तरह के भेदभाव हमको देखने को मिलते हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ जहाँ वाइवा इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होता है तो उसमें भी बहुत तरह के भेदभाव आते रहे हैं। जो इनका मुख्य कंसर्न था ये कि अगर समाज के सारे लोग डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में रहेंगे तो फिर जो भेदभाव अभी लगातार जारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, और ये इन प्रैक्टिकल सेंस हम देख भी रहे हैं, हो भी रहा है। और इस पुस्तक में मुझे बहुत सारी चीजें लगी जो कोट की जा सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे और भी वक्ता है तो मैं ज्यादा कोट नहीं करूंगी। एक दो चीज जो कि भाषा को लेके और कुछ उन्होंने एक जगह उन्होंने एक और राज्यसभा में उन्होंने वक्तव्य दिया था कि ये अभी एक दो दिन पहले की एक वाकया है, शायद मध्य प्रदेश का है, जहाँ टंकर में भर के बुजुर्गों को जो कि पौष इलाके में रह रहे थे उनको वहां पे डंप किया गया, जबरदस्ती फेंका गया एक तरह से जानवरों की तरह। ठीक इस तरह का मामला उस समय भी शायद कांग्रेसी सरकार ने उठाया था या किया था कि कुछ ऐसी व्यवस्था जो फंड वगैरह आता है उसको उन्होंने सरकारी फंड को एयर कंडीशन लगाने में और इस तरह के तमाम चीजों में खर्च करने की बात पे उन्होंने कहा था
कि इसे एयर कंडीशन लगाने में, ऑफिस के एयर कंडीशन लगाने में खर्च ना की जाए, बल्कि इसे आदिवासी पिछड़े इलाकों में या किसानों के हक में खर्च किया जाए, या पानी पटाने में खेतों में खर्च किया जाए, जिससे कि कुछ ज्यादा उनको सहूलियत हो, बनिस्बत की हम एयर कंडीशन लगाए। और उस एयर कंडीशन से अकाल भी होता रहा है, और जाहिर है अकाल अगर राज्य में होता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं वो आदिवासी, दलित या फिर हाशिए पर के लोग ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो ये भी उनका एक कंसर्न हाशिए पर के लोगों का, या जो समाज में बहुत समृद्ध नहीं है उन लोगों के लिए था। और जहाँ तक भाषा की समस्या वाली बात पे मैंने कहा, उस पे इस पूरी पुस्तक में एक चैप्टर ही दिया गया है भाषा समस्या पे, और बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन मुझे जो लगा मुख्य तरह से और जिसपे मैं थोड़ा बात कर सकती थी, तो भाषा पे भी यही है कि जो सत्ता है वो हमेशा एक ऐसे भाषा को टूल बना के रखना चाहता है जो कि आम लोगों के समझ से परे हो। चाहे शुरुआत में जब राजा महाराजाओं का समय था तो हम देखते थे कि संस्कृत भाषा, देव भाषा में ही सारी बात की जाती थी। उस भाषा को तो इतना टूल बना के प्रयोग उन्होंने किया था कि अपनी स्त्री तक को उस भाषा में बोलने का अधिकार नहीं देते थे ब्राह्मण। वो प्राकृत भाषा में बोलती थी और वो खुद संस्कृत भाषा में बोलते थे। तो भाषा को भी किस तरह से एक औजार के रूप में शासक वर्ग प्रयोग में लाता है वो हम देख ही रहे, चाहे यूपीएससी में अंग्रेजी में इंटरव्यू देना हो, या एक वर्ग को, एक खास वर्ग को अंग्रेजी सुविधा संपन्न करना हो, इस चीज को लेके भी इनका कंसर्न बीएन मंडल जी का रहा है कि वो देख रहे थे कि जो अधिकारी वर्ग है उस समय, उनके जमाने का जो आईसीएस पास है, उनके तो छोटे बच्चे जो 2-3 साल के बच्चे, वो भी अंग्रेजी में धड़ल्ले से, मतलब कि बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, बनिस्बत के इन लोगों के जो जिन्होंने की पीएचडी भी की है, लेकिन उनका पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान की कमी है, लेकिन क्योंकि एक भाषा से उनको, भाषा को पढ़ने से हमेशा उनको वंचित रखा गया, और फिर उसी भाषा में आप अपना सारा डिसीजन, आप अपना सारा निर्णय, चाहे वो न्यायिक निर्णय हो या चाहे सरकार का निर्णय हो, वो सारी उसी भाषा में आती है, और अभी भी वो बदस्तूर जारी है। तो उन्होंने, उनका जो मेन कंसर्न था यही कि भाषा या तो हिंदी हो जो कि लोगों को कनेक्ट करे, और हिंदी में भी संस्कृतनिष्ठ भाषा नहीं हो, आम बोलचाल की भाषा हो जिसको कि आम आदमी भी समझ सके। हालांकि मैं उनके इस बात से सहमत नहीं हूँ, मेरी सहमति नहीं है कि हिंदी हो, तमाम लोक भाषा भी है, और क्षेत्रीय भाषा को दरकिनार करने की बात मुझे बहुत ठीक नहीं लगती। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हिंदी के प्रति उनका झुकाव कुछ ज्यादा था, और वो दक्षिण के लोगों से ये आग्रह भी कर रहे थे कि आप हिंदी ना पढ़ने की हट को छोड़ दें। बाद में किताब के अंतिम हिस्से में ये चीज आया है, और अंग्रेजी को छोड़ के हिंदी पढ़ना शुरू करें। तो फिर दक्षिण के लोग भी तो कहेंगे कि आप हिंदी का हट छोड़ दें और तेलुगु और तमिल पढ़ना शुरू कर दें। खैर, ये त्रिभाषा फार्मूला का अलग मुद्दा है जिसपे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी भाषा की समझ जो थी, और ये थी कि हिंदी को लेकर इनके पास दुराग्रह नहीं था कि हिंदी ही हो, कोई भी लोक भाषा ये चाह रहे थे, लेकिन इनका ज्यादा झुकाव हिंदी के प्रति रहा था। और बहुत ज्यादा अब मैंने उतना नहीं ध्यान दिया है। अंत में मैं एक कविता से समाप्त करूंगी। माया अंजेलो की एक कविता है, तुम्हें सख्त जरूरत है इस उज्जवल सुबह की जो तुम्हारे लिए उदित हो रही है। इतिहास के साथ जीना पड़ता है बावजूद उसकी हृदय विदारक पीड़ा के, परंतु जब मुकाबला हिम्मत से किया जाए तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो, यह दिन तुम्हारे लिए उदित हुआ है। बीएन मंडल जी के जन्मदिन पर यही सबसे बड़ी भेंट होगी हमारे लिए कि हम उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए, और उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं जो कि भुला दिए गए थे, हाशिए पे डाल दिए गए थे, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को मेरा आभार, प्रणाम और जय भीम, जोहार।
जय भीम, जोहार। डॉक्टर वंदना भारती, जो आपने अस्मिता के मुद्दे पर भाषा को लेकर जो बातें रखी और अपना भी मत रखा, और यही एक बहुत बड़ी विरासत है समाजवादियों की भी, और एक पूरी दलित बहुजन विचारधारा की भी, कि हम एक दूसरे के मत लोकतंत्र में समझते हैं, और हमारे लोगों हमारी जो विरासत है उसको भी हम जांचते भी है, परखते भी है और समझकर अपनाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी को मैं और भी एक बात कहूंगी कि वंदना जी हमेशा हमारे साथ बहुजन संवाद में जुड़ते रहिएगा। आप जिस तरीके से माया एंजेलो को लेकर आई उस तरीके से लेकर आइएगा, और बाकी अन्य कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ते रहिएगा। आज हमें भूपेंद्र नारायण मंडल के इस प्रोग्राम में कुछ और भी लोग मिले, उसमें वंदना जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ, जयंत जी अगर हो तो मैं जयंत जी के पास जाऊंगी, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे हैं, शायद इधर दूसरे मोबाइल पर अगर वो आए होंगे तो, नहीं तो फिर मैं हिमांशु जी के पास जाने के पहले एक बात और कह दूं, जो कि अस्मिता की राजनीति की जो बात है, और जो कि मुझे लगता है कि आनंद कुमार सर ने जो बात कही थी उसको लेकर, लेकिन बीपी मंडल और बीएन मंडल में किस तरीके का एक साधर्म्य है और किस तरीके की समानता है, तो ये बात बहुत जाहिर है कि बीपी मंडल जी ने अलग अलग धर्मों में भी जातियां हैं इसका जिक्र किया था। मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ 260 में जिस किताब का आप जिक्र कर रही थी उसी में है, उन्होंने कहा कि जाति नीति को असफल बनाना, ये बात तो हुआ है, लेकिन ये देखने जैसी बात है कि यहाँ किस तरीके से हरिजन, शूद्र और आदि पिछड़ा वर्ग जो है, मुसलमान और ईसाई को की भी गुलामी के दायरे में रखने वाले ऊंची जाति के मुसलमान और ईसाई आज सामाजिक क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उस समय उन्होंने ये दिखाया है कि ईसाइयों में भी, मुसलमानों में भी जातियां अब बरकरार है, और वो बात वो उस समय करते हैं जबकि बीपी मंडल वहां है ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में रहने वाला एक साधर में मैं बता दूं, मैं आती हूँ अभी गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी के पास तो खजाना है, और हम समझना चाहते हैं कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी के पूरे व्यक्तित्व को, क्योंकि हमेशा, और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि हिमांशु जी भी, दीपक प्रसाद जी भी लगातार फोन कर रहे थे। उनको लग रहा था ये कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है, ये पता होना चाहिए सारे दर्शकों को, श्रोताओं को, और वो हमारे द्वारा पता चल रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। तो हिमांशु जी आप बात रखिएगा। आप बहुत वरिष्ठ है, मुझे पता नहीं कि मैं आपको क्या संबोधित करूं। मैं सर को सर कह सकती हूँ, मैं आपको क्या संबोधित करूं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ हैं। आप बात शुरू करें। इस गोष्ठी के संयोजक और साथियों, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत से समाजवादी एक साथ मिल करके उनकी जयंती के अवसर पर आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल को सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भूपेंद्र बाबू देश के समाजवादी संस्था के इन्हें गिने नेताओं में से रहे हैं। भूपेंद्र बाबू की आज जयंती बहुत जगहों में मनाई जा रही है। भूपेंद्र बाबू कोई मामूली आदमी नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के साथ जो समाजवाद का रास्ता इन्होंने दिखाया, 1936 में जब कांग्रेस से अलग हुए और 45 में जब समाजवादी दल बिल्कुल अलग हो गया, तो उसमें भूपेंद्र बाबू प्रखर समाजवादी नेता माने जाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्हें प्यार से और प्रतिष्ठा से, सम्मान के द्वारा इन्हें भूपेंद्र बाबू कहते थे। वे भूपेंद्र नारायण मंडल नाम से नहीं पुकारते थे। और भूपेंद्र बाबू पर जिस परिवार में जन्म लिए, जमींदार परिवार में जन्म लिए, लेकिन इन्होंने महात्मा बुद्ध के तरह राज परिवार में जन्म लेने के बाद
जिस प्रकार बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया था, उसी प्रकार भूपेंद्र नारायण ने जमींदार परिवार में जन्म लेकर के भी इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। अपने जमींदारी को छोड़ करके शुरू से ही, प्रारंभ में ही इन्होंने विद्यार्थी लाइफ में जो अध्ययन शुरू किया, उसके द्वारा इन्होंने बीए बीएल की डिग्री उस जमाने में प्राप्त की थी और एक प्रखर वकील के रूप में अपना प्रैक्टिस शुरू किए थे। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने गांधी जी को साथ देने के लिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन को इन्होंने ज्वाइन किया था। और जब 1942 में महात्मा गांधी नारा दिया था, डू और डाई, मरो या करो का नारा था, सारे देश में भयंकर आंदोलन हो गया था। मधेपुरा के रहने वाले भूपेंद्र बाबू वहां वकील थे कचहरी में, और अंग्रेजों का ऐलान था अगर अनुमंडल के कार्यालय पर अगर कोई आंदोलनकारी सत्याग्रही झंडा फहराते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। मगर हिम्मत कहिए भूपेंद्र नारायण मंडल का, इन्होंने अनुमंडल कार्यालय मधेपुरा में, जहां इनका सब डिवीजन था और वहां शुरू में वकील थे, इन्होंने झंडा, उन्होंने यूनियन जैक अंग्रेजी झंडा को फहरा दिया। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई इन्हें गोली मारने की, और इनके पीछे जनता थी, हजारों जनता इनके पीछे खड़ी थी, गोली इनको नहीं मार सके। ये जनता के आदमी थे, जनता के लिए लड़ते थे और पूरे क्रांति में अग्रगणी का काम करते थे। भूपेंद्र बाबू समाजवादी आंदोलन के रीढ़ माने जाते हैं। 1959 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मद्रास में इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्हें अध्यक्ष बनाया था। सोशलिस्ट पार्टी कहलाना और सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में खड़ा हो करके सारे देश में संगठन करना ये कठिन काम था। जवाहरलाल के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ भूपेंद्र नारायण मंडल जीवन पर्यंत लड़ते रहे। वे गरीबों के लिए लड़ते थे, शोषितों और मजलूमों के लिए लड़ते थे। उनके जीवन में कोई आडंबर नहीं था, वे सादगी जीवन व्यतीत करते थे। सादा जीवन था, सादा रहन सहन था। गरीब के झोपड़ियों में जाते थे, गरीब के बीच जाते थे। उस जमाने की सवारी बैलगाड़ी पर चढ़ते थे। इनके पास कोई हवा गाड़ी या मोटर गाड़ी नहीं थी। ये बैलगाड़ी पर गांव गांव जा करके समाजवादी आंदोलन को बताने का काम करते थे, लोगों को कांग्रेसियों के खिलाफ जगाने का काम करते थे। चाहे भाषा नीति हो, चाहे जात नीति हो, चाहे डॉक्टर लोहिया का हिमालय बचाओ नीति हो, सभी जगहों पर डॉक्टर लोहिया के कंधे में कंधे मिला करके इन्होंने समाजवादी आंदोलन को खड़ा किया। बिहार में खास करके 1957 में जब कांग्रेस पार्टी की चलती थी, 57 में पहला समाजवादी, पहला सोशलिस्ट पार्टी भूपेंद्र नारायण मंडल थे, जो चुनाव जीते। बीपी मंडल को हरा करके मधेपुरा क्षेत्र से, गाछ छाप से, सोशलिस्ट पार्टी से एमएलए हुए। अखबार ने, बिहार के अखबार ने इनका फोटो छापा और इनके जीत को बताया गया कि समाजवादी पार्टी ने एक अंडा दिया है, एक खोता बना करके एक अंडा दिया है। एक ही भूपेंद्र नारायण मंडल जब बिहार विधानसभा आए तो पूरा विधानसभा हिलने लगा। पहला व्यक्ति भूपेंद्र नारायण मंडल जो शोषितों और समाज के अंतिम पांवदान पर रहने वाले पिछड़े शोषितों का नारा इन्होंने बुलंद किया विधानसभा में। इनके पहले पिछड़े शोषितों गरीबों के पक्ष में बोलने वाला कोई एमएलए नहीं था। बाबू
पहला व्यक्ति थे। इसलिए भूपेंद्र बाबू का योगदान समाजवादी आंदोलन में इतना ज्यादा रहा है कि बिहार के और देश के बहुत से सुदूर इलाके में भी भूपेंद्र बाबू को जानते हैं। भूपेंद्र बाबू 1962 में लोकसभा के चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी ने बेईमानी करके लहटन चौधरी को जिता दिया था, कांग्रेसी को, और फिर कोर्ट में जा करके उनका इलेक्शन भूपेंद्र बाबू जीत गए थे 1962 में, लेकिन बेईमानी के द्वारा कोर्ट में लहटन चौधरी को कांग्रेसी ने जिता दिया। फिर भूपेंद्र बाबू उसके बाद राज्यसभा गए तो राज्यसभा के भी सदस्य रहे और बिहार विधानसभा के भी सदस्य रहे। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो नारा था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, उसमें बिहार में समाजवादियों का बहुमत हुआ। समाजवादी अधिक से अधिक विधायक जीत करके आए। भूपेंद्र बाबू राज्यसभा के सदस्य थे। इनको कहा गया आप बिहार के मुख्यमंत्री बनिए। भूपेंद्र बाबू सिद्धांतवादी थे। वे मनमोहन सिंह के तरह बिना किसी सदन के सदस्य रहे और वो मणिपुर से सदस्य बन करके प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अगर भूपेंद्र बाबू उस समय में रहते तो पार्लियामेंट में इसका खिलाफ करते कि मनमोहन सिंह का राज्यसभा में जाना और राज्यसभा के द्वारा प्रधानमंत्री बनना गलत है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है। जो सदन का सदस्य नहीं है वो सदन का नेता कैसे बन सकता है? मनमोहन सदन के सदस्य नहीं थे और वो सदन के नेता बन गए। ये गलत हुआ। संविधान जो है लिखित यही है कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है और उसको राष्ट्रपति या गवर्नर बुला करके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन मनमोहन 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। तो भूपेंद्र बाबू उन लोगों में नहीं थे। ये सत्ता के लालची नहीं थे, सत्ता लोलुप नहीं थे। ऐसे ईमानदार, चरित्रवान और सिद्धांतवादी थे कि बिहार में जब कहा गया आप मुख्यमंत्री बनिए, इन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उसके बाद तब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे सिद्धांतवादी थे और इन्होंने सिद्धांत को कभी छोड़ा नहीं और मरते दम तक सिद्धांत को कायम रखे। समाजवादी आंदोलन को फैलाने के लिए हमेशा रात दिन लगे रहे और कभी भी इन्होंने आराम नहीं किया। इनका जीवन चरित्र जो है वो अनुकरणीय है, वो समाज में वो आदर्श के रूप में है। आज भूपेंद्र नारायण मंडल की चर्चा नहीं होती है, बीपी मंडल की चर्चा होती है। बीपी मंडल कमीशन उन्होंने सबमिट किया था गवर्नमेंट में, लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल ने वो मंडल कमीशन दिया देश को गरीबों, शोषितों, पिछड़ों और जो शोषित आदमी हैं उनका नारा उन्होंने सारे देश में बुलंद किया। उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो भूपेंद्र नारायण मंडल ऐसे समाजवादी थे कि इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अभी हमारे आनंद जी बनारस के रहने वाले जो प्रोफेसर हैं वो भूपेंद्र बाबू के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। उनको भूपेंद्र बाबू के बारे में जानकारी है। मैं तो चाहूंगा प्रोफेसर आनंद जी सारे देश का दौरा करें और भूपेंद्र नारायण मंडल, जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली और अच्युत पटवर्धन जितने पुराने हमारे समाजवादी नेता हैं, उनके जीवन चरित्र को लोगों को बता करके चेतना जगावे। आनंद जी से हमारा निवेदन है। आनंद जी ऐसे विद्वान आदमी अभी चुप है, अभी आतंक का राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है, मगर कोई समाजवादी सामने नहीं आ रहा है।
आज नकली समाजवादी बहुत खड़ा हो गया है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर लोहिया का चेला हूं, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल का चेला हूं, मैं कर्पूरी का चेला हूं, और किसी के सिद्धांत को मानने वाले ये लोग नहीं है। ये लोग कुर्सी की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं। आज पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो चुका है, कहीं पढ़ाई देश में नहीं होती है, बिहार में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। एक अनपढ़ों का जमात देश में खड़ा हो रहा है। देश का भविष्य क्या होगा? लोकतंत्र समाप्त होते जा रहा, लोकतंत्र का माने नहीं समझ रहा है लोग। क्या व्हाट इज ए लोकतंत्र? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को समझाना पड़ेगा। लिच्छवी के डेमोक्रेसी, वैशाली के डेमोक्रेसी की चर्चा करके हम गौरव करते हैं, लेकिन अपने आजकल के डेमोक्रेसी को देखकर शर्म आती है। कहां है डेमोक्रेसी? यहाँ है जात की डेमोक्रेसी, यहाँ है रिलीजन की डेमोक्रेसी, यहाँ है बेईमानी और कुर्सी की डेमोक्रेसी। कौन कहता है डेमोक्रेसी है? इस डेमोक्रेसी को फैलाना होगा, सारे देश के लोगों को बताना होगा। मैं चाहता हूं जो इस गोष्ठी के आयोजक हैं वो आनंद जी हैं और विद्वान हैं, आज सारे लोग बैठिए, मिलिए, समाजवादी चिंतन पर विचार कीजिए। हमारे समाजवादी नेताओं ने जो दर्शन दिया है, जो पथ प्रदर्शन किया है, जो रास्ता दिया है, डॉक्टर लोहिया ने, जेपी ने, आचार्य नरेंद्र देव, आप उसको भुलाते चले जा रहे हैं। नया जनरेशन जानेगा भी नहीं कि कोई भूपेंद्र नारायण मंडल कौन थे, जेपी कौन थे, लोहिया कौन थे। उनकी पूजा होगी, उनकी आरती उतारी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन उनके कामों और कार्यों को और सिद्धांतों को लागू करने वाला कौन होगा? आज नया जनरेशन सब भूलते चला जा रहा है, इसलिए इस जयंती की आवश्यकता थी। मैं गोष्ठी के संयोजक को बार बार धन्यवाद देता हूं। इन्होंने चाहे जिस रूप में भी हो, इंटरनेट के द्वारा ही सही, लेकिन कम से कम आज चर्चा तो की गई, गोष्ठी तो की गई। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये समझते हैं कि मैं तानाशाही चला लूंगा, हिटलर भी तानाशाह था, उसने भी समाजवाद के नाम पर तानाशाही लाया और समाजवाद का नाम लेते लेते तानाशाह हो गया, लेकिन हिटलर मिट गया, हिटलर रहा नहीं। इसीलिए समाजवाद का नाम लेकर के भूपेंद्र नारायण मंडल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के नहीं चल सकता। कितने दिन चलेगा झूठ, कितने दिन चलेगा? गोवेल्स का सिद्धांत, गोवेल्स जो हिटलर का प्राइवेट सेक्रेटरी थी, वह कहा करता था एक झूठ को 25 बार बोलो तो सत्य हो जाएगा। आज भारत में वही हो रहा है, झूठों का आज बोलबाला हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी मिट जाएगा। फिर क्या होगा हमारे लोकतंत्र का? क्या हम नाम लेंगे भूपेंद्र बाबू का, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश का? इसलिए आज जरूरत है। और मैं कह देना चाहता हूं कि जो लोग समझते हैं कि हम शांति लाएंगे, हम ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर शांति लाएंगे, वो शांति आने वाली नहीं है। शांति तब तक नहीं आएगी जब तक भूखों का पेट नहीं भरेगा, अनपढ़ों की पढ़ाई नहीं होगी, तब तक शांति नहीं रहेगी। ये प्रगति और पर कैपिटा इनकम दिखाने से इतना देश तरक्की कर गया। अरे देश तरक्की कर गया, गांव किसान को खाना नहीं मिल रहा। आज किसान सबको अनाज खिलाता है और अपने भूखे रह रहा है। जो किसान था आज मजदूर बनते जा रहा है और आज किसान आंदोलन हो रहा है। पक्ष और विपक्ष में कितने लोग बिना समझे हुए और कुछ समझे हुए आंदोलन कर रहे हैं। ये समझ और ना समझ का आंदोलन से क्या होने को है? जब तक किसान के पेट नहीं भरेगा और उसके जीवन स्तर ऊंचा नहीं होंगे, उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक किसानों का भंडारण करने से और भंडार में अनाज बिके कि बिचौलिया खरीदे, ये कहने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा
तुम ऐसा रास्ता अख्तियार करो जो किसानों का भी कपड़ा लत्ता, रोजी रोटी और मकान मिल सके। ये रास्ता है जीने का, जिलाने का। जियो और जीने दो, जो हमारे पुरखों ने सिद्धांत बनाया है। अभी है लूटो, घसीटो, खाओ पियो, दूसरे को मरने दो। इससे देश नहीं बनता है। देश बनता है गरीबों को लेकर, देश बनेगा यहाँ के जनता को लेकर के। इसीलिए मैं अंतिम ये कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा है कि केवल चिल्लाने से, भाषण देने से, बजट में अच्छे अच्छे लुभावने नारा देने से संपन्नता नहीं आती है, देश की तरक्की नहीं होती है। दिनकर ने कहा है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तब शांति आएगी और देश में सही समाजवाद आएगा। और बिना समाजवाद का देश नहीं चलेगा। कहा है कार्ल मार्क्स ने, कहा है लोहिया जी ने कि अगर देश में समाजवाद नहीं आया तो देश में अराजकता फैल जाएगा। तो भाइयों सोच लो, क्या अराजकता चाहते हो कि समाजवाद चाहते हो? समाजवाद मरा नहीं है, समाजवाद मिट्टी की चीज है, समाजवाद जीवन पद्धति है। इसलिए इस जीवन पद्धति को भूलो मत, समाजवाद अपनाओ, अपने नेताओं को जानो, पढ़ो और उनका अनुकरण करो। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जो आपने कहा वो समाजवाद जीने की पद्धति है, और अगर समाजवाद जीने की पद्धति है तो किसी को बहुत ज्यादा और किसी को कम, इस तरीके की गैर बराबरी नहीं चलेगी। और उस सिद्धांत पर चल रहे थे भूपेन नारायण मंडल जी। और मुझे तो आपने दिनकर जी की उस कविता से तो बताया ही, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वो हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर की वो कविता इन सारे साथियों के लिए याद आती है, जो हमारे बुजुर्ग साथी 117 साल के आज होते, अगर वो जिंदा रहते, तो ऐसे साथी जो अकेले अकेले चले और अपनी राह बनाई, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। बोझ कितना हो मुश्किल हो कम, अगर ना झुका है ना झुक सकेगा ये सर, जिंदा फिर भी रहेगा मेरा जमीर, जिस्म को मौत भी आ जाए मगर, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, तो ये एकला चलो रे वाली जो बात है वो भूपेन नारायण मंडल जी के बारे में भी सिद्ध होती है। आज बहुत ही हाँ बोलिए। मैं अनुरोध ही कर रहा था, असल में मुझको जाना है, उसके पहले मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। अगर बात आपके पास आ रही थी कुछ बातें जो है, तो इसके बारे में समाजवादी विचारधारा को लेकर भी और आगे की भी बातों के लिए मैं डॉक्टर सुनीलम जी को बुलाती हूँ। केवल एक बात कह दूं सुनीलम जी, आप जाने के पहले, कि संजय कुमार जी कहते हैं कि कुर्सी का नशा सेंट्रल और स्टेट को बोथ गवर्नमेंट पे बहुत समय से है, और उसी के कारण जातिवाद भी बढ़ा है। केशरी सिंह चिदार जुड़े हुए हमारे साथ। संजय कुमार कहते हैं कि ऐसे समाजवादियों को हमारा नमन। जबर सिंह वर्मा जी हमारे साथी कहते हैं शानदार डिबेट। नवेंदु प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं और राम नरेश यादव जी भी जुड़े हैं, और इन सब ने आज के कार्यक्रम की, सरोज यादव जी है, इंद्रजीत कुमार है, तेज प्रताप कुमार तेजस्वी है, इन सब ने आज के कार्यक्रम की सराहना भी की है और कहा है सुमन कुमारी जी ने कि बहुत ही बढ़िया और प्रशंसनीय कार्यक्रम। मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर सुनीलम जी। जी लता जी धन्यवाद। मैं तो जो है हिमांशु जी को मैं कहना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर आनंद को एक्टिव होना चाहिए। शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि प्रोफेसर आनंद कुमार जो है इस देश में तमाम सारे संगठनों का मार्गदर्शन ही नहीं कर रहे, लगातार उनका दौरा पूरे देश के अंदर चलता रहता है। समाजवादी समागम का जो अध्यक्ष मंडल है उसके वो निर्देशक हैं मुख्य तौर पर, और पूरे देश में समाजवादियों को एकजुट करने का काम और ये जो मोदानी मॉडल है इससे लड़ने का काम लगातार उनके नेतृत्व में चल रहा है। और अभी जब प्रशांत भूषण
को के ऊपर जब अवमानना का केस चला था तो उस समय पूरा कैंपेन उन्होंने जो है उसको संचालित किया था और आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से पीछे हटना पड़ा और अभी भी किसान आंदोलन के अंदर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो आपने कहा है मैं केवल हिमांशु जी के लिए ये जानकारी देना चाह रहा था, शायद बहुत दिनों से उनको प्रोफेसर आनंद के बारे में जानकारी नहीं है। मैं साथियों अभी जो है एक तो भूपेंद्र बाबू जो हैं उनका जब मेरे को पूरी जानकारी आई और तब फिर ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया और एक कोइंसिडेंस की बात है कि उसी समय मेरे पास में जो है मधेपुरा से एक आमंत्रण आया कि जो यहाँ पर एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचार शोध संस्थान है मधेपुरा में, वो लोग जो है एक राधा कांति यादव जी पूर्व विधायक जी को लेकर के एक कार्यक्रम कर रहे हैं अभी 7 तारीख को, और 7 तारीख को 11 बजे जो है वो मधेपुरा के में जो है सदन में वहां पर एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं वहां पर अभी मधेपुरा में जा रहा हूं और उसमें जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आर के पी रमन जी भी आ रहे हैं, सचिंद्र महतो जी जो पूर्व कुल सचिव हैं वो भी आ रहे हैं, प्रोफेसर आनंद किशोर जी, अशोक कुमार सिंह जी, नरेंद्र यादव जी, लवली आनंद जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, निरंजन मेहता जी, चंद्रहास चौपाल जी, परमेश्वर निराला जी और भूपेंद्र ऋषिदेव जी सभी आ रहे हैं और पूरा रामकृष्ण यादव जी और भारत भूषण उर्फ मुन्ना जी जो है वो आयोजन कर रहे हैं। तो मेरे पास में जो हमारे एनएपीएम के जो संयोजक हैं महेंद्र यादव जी, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मधेपुरा तो जो है वो मंडल जी से लेकर के और लालू जी और शरद यादव तक जी की भूमि है। मैं अभी चुनाव के समय गया भी था वहां पर जब उनकी बेटी शरद जी की बेटी वहां से चुनाव लड़ रही थी। और ये जिस किताब का यहाँ पर बहुत जिक्र आ रहा है, मैं एक और सूचना दे दूं कि 8 तारीख को प्रोफेसर विनोदानंद प्रसाद सिंह जी जो मेरे गुरुजी थे उनका भी स्मृति दिवस है और उसको लेकर भी पटना के अंदर समाजवादियों ने एक कार्यक्रम रखा है। उसका भी एक शाहिद कमाल जी का मेरे पास में फोन आया था, तो इसीलिए मैं लता जी से कह रहा था क्योंकि दूसरे कार्यक्रम में जाना था और 7 बजे के पहले जाना था और इसलिए ये 2 सूचना, क्योंकि ये जो पूरा हमारा कार्यक्रम ऐसे बिहार में बहुत सारे साथी देख रहे हैं तो दोनों 7 और 8 के कार्यक्रम की सूचना उनको देना बहुत आवश्यक था, इसलिए बीच में मैंने इंटरप्ट एक तरीके से किया है। लेकिन एक किस्सा जो मैंने उसी किताब के अंदर पढ़ा जो कि समाजवादी जो चिंतक थे भोला प्रसाद सिंह जी, उन्होंने अपनी लेख के अंदर लिखा है, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने ये लिखा है कि उस समय जो था वो जो ये सर्किट हाउस थे उसके अंदर केवल अधिकारी रुक सकते थे और जनप्रतिनिधि नहीं रुक सकते थे और डॉक्टर लोहिया ने इसका विरोध किया था। तो उसको लेकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के सर्किट हाउस पे कब्जा कर लिया, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और गांधी जी का जो पूरा सिद्धांत था कि आपको जमानत नहीं लेनी है तो 9 महीने तक जेल के अंदर रहे। इसीलिए ये जो बात प्रोफेसर आनंद जी ने कही और हिमांशु जी ने कही कि ऐसा बिरला व्यक्तित्व तो कौन होगा, डॉक्टर जीजी पारिक तो हम लोग जो है वो लगातार हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि एक बार जेल में जाओ तो जब तक पूरी सजा ना हो जाए तब तक निकलो नहीं। हमारे जैसे लोग जिनको 54 साल की सजा हो गई है वो तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते सिद्धांत को, लेकिन 9 महीने तक जो है एक सर्किट हाउस में आज जो पूरे जाकर के विधायक और सांसद ठहरते हैं, अगर भूपेंद्र बाबू ने वो अनशन नहीं किया होता तो शायद अभी भी अधिकारियों का सर्किट हाउस के ऊपर कब्जा होता। इस तरीके के तमाम सारे संस्मरण इसके अंदर पढ़ने को मिलते हैं और ये बात तो अभी जो है हिमांशु जी ने बताई भी थी कि 67 के अंदर, मतलब आप सोचिए 57 में अकेला विधायक एक है ना जिसके बारे में कहा कि अंडा दिया है और 67 के अंदर संसोपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार के अंदर। ये कमाल था भूपेंद्र बाबू का, ये थी उनकी ताकत, ये था उनकी संगठन की क्षमता, ये था उस समय के समाजवादियों का त्याग और उनका संघर्ष, जिसके चलते 10 साल के अंदर एक से लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम किया। और जब वहां पर सरकार बनाने की बात आई तो जो है वो सदन में जा चुके थे तो उन्हें मंत्री
कहा गया कि आप बनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अभी पहुंच गया हूं बड़े सदन के अंदर, तो मैं यहाँ पर मंत्री नहीं बनूंगा। तो इस तरीके का त्याग जो है वो हम सब लोगों को बहुत ज्यादा जो है प्रेरणा देता है। और रवीश जी का तो पूरा उनका जो लेख है वो बताता है कि किस तरीके से वो प्रभावित हुए भूपेंद्र बाबू के पूरे जीवन को देख करके। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत आभार भी प्रकट करना चाहता हूं अपनी बात समाप्त करने के पहले दीपक प्रसाद जी का, जिन्होंने मुझे ये किताब भेजी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस कार्यक्रम को करने का। और मैं ये आपको जरूर ये आश्वस्त करता हूं कि जब अभी मैं मधेपुरा जाऊंगा तब भी, और पटना के अंदर हम लोग 17 मई को लगातार कार्यक्रम करते हैं, लगभग हर साल कार्यक्रम करते हैं। इस साल वो कार्यक्रम नहीं हो पाया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर। तो समाजवादी समागम के जब भी कभी कार्यक्रम होंगे तो भूपेंद्र बाबू के बारे में जरूर उन सम्मेलनों के अंदर चर्चा होगी। और ये जो किताब आपने प्रकाशित की है, इसका भी हम अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम हम करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने इसमें भागीदारी की। अभी कार्यक्रम चलेगा, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे आज ये बजट आया है और उसमें किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, इसलिए कुछ जगहों पर बातचीत इसके बारे में करनी है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और विशेष तौर पर प्रोफेसर साहब से तो हम लोग जो है मार्गदर्शन लेते ही रहते हैं, लेकिन हिमांशु जी से भी जो है मैं फोन से संपर्क करूंगा और आने वाले समय में उनको मैं सभी गतिविधियों की जानकारी दूंगा, ताकि पूरे देश भर में समाजवादी क्या कुछ कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको लगे। अभी पूरा अंधेरा नहीं है मामला। अभी मेधा पाटकर हैं, वो भी मैदान के अंदर हैं, योगेंद्र यादव हैं, वो भी मैदान में हैं, हम भी मैदान में हैं। समाजवादियों का बहुत सारे संगठन पूरे देश के अंदर इस किसान आंदोलन की जो है अगली पंक्ति में है। भले ही वो 40 लोगों के अंदर आपको दिखलाई ना पड़ते हों जो लोग बातचीत करने के लिए जा रहे हों, लेकिन पूरे देश के अंदर चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे ये आंदोलन हो या छात्र आंदोलन हो, उसके अंदर युवाओं की बहुत बड़ी और समाजवादियों की एक भागीदारी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। भूपेंद्र बाबू जैसे लोगों से हम लोग लगातार प्रेरणा लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी समय देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। हम भारत के लोग की जो अगुवाई की है उस तरीके से प्रोफेसर आनंद कुमार जी, डॉक्टर सुनीलम जी और ये पूरे समाजवादी विचारधारा को लेकर एक स्कूल ऑफ सोशलिज्म के तौर पे डॉक्टर सुनीलम जी के दिमाग में जो विचार है उसको लेकर जीजी पारिक एक ऐसा भी काम करना चाहते हैं कि सारे समाजवादियों को जोड़ना। तो बहुजन संवाद में उस तरीके से जोड़ने की ये बहुत सारी कोशिश जो है वो हम लोग कर रहे हैं। शायद ये बहुत छोटी कोशिश है, लेकिन सारे लोग जुड़ते जाएंगे। जैसे कि आज हिमांशु जी जुड़े हैं, जैसे कि आनंद कुमार सर जुड़े हैं, वंदना जी जुड़ी है, जयंत जी जुड़े हैं। अभी मुझे लगता है कि जयंत जी की बात सुनी जाए, क्योंकि जयंत जी लगातार कोशिश कर रहे थे। जयंत जी आप जुड़े हो? जयंत जी अगर जुड़े होंगे तो फिर मैं उनसे बात करता, नहीं तो बात करने के लिए अनुरोध करूंगी, नहीं तो फिर मैं आगे की बात करती हूँ। ये बात बहुत समझना जरूरी है कि आज लोग खुश हो रहे हैं ये समझते हुए कि आप सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों की ये जिम्मेदारी है। और पुनः अच्छा जयंत जी जुड़े हुए, तो जयंत जी आपकी बात रखिए, क्योंकि आपकी बात वंदना जी के बाद होने वाली थी। हिमांशु जी ने रखी है बात। आप इसका एक अध्ययन भी कर रहे थे, आप एक शोधकर्ता भी हो और जेएनयू से भी जुड़े हुए हो, और भूपेन नारायण मंडल के बारे में आप काफी सारे शोध कर भी रहे हो। तो जयंत जी क्या सोचे? भारत भूषण कहते हैं कि आप सभी समाजवादी विचारधारा के विद्वानों से अपेक्षा है कि समाजवाद पुनः स्थापित करें। आज मैं धन्यवाद देती हूँ गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी को, आज मैं धन्यवाद देती हूँ प्रोफेसर आनंद कुमार सर को और डॉक्टर वंदना भारती को, और जयंत जिज्ञासु जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में ये सारा कार्यक्रम का खत्म होने का भी दौर आ जाएगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर सुनीलम जी को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ दीपक प्रसाद जी को, जिन्होंने ये सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। आप सब यहाँ आए। कल के प्रोग्राम का मैं ऐलान कर दूं
आज जैसे बहुजन संवाद में हमने एक समाजवादी विचारक को, एक समाजवादी राजनीतिज्ञ को और एक अलग जज्बा रखते हुए अत्यंत संपन्न घर में पैदा होने के बाद भी सारी कुछ चीजें पीछे छोड़ते हुए एक अपरिग्रह करते हुए लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, कमला देवी चट्टोपाध्याय हो या यूसुफ मेहर अली हो, इन सब साथियों के साथ एक अलग तरीके की राजनीति की राह हमारे लिए छोड़कर जाने वाले भूपेन नारायण मंडल को अभिवादन करते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि कल का जो कार्यक्रम है वो ऐसे ही लोगों को याद करने का कार्यक्रम है, क्योंकि अभी 30 जनवरी को एल्गार परिषद हुई और एल्गार परिषद करने के लिए सरकार ने मनाही की थी और उस एल्गार परिषद में काफी सारे लोग उसी जज्बे के साथ आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, वो फिर अरुंधति रॉय हो या फिर बनते हो या फिर वहाँ के जो साथी है रूपाली जादव हो या हर्षाली हो, ये सब लोगों ने अपने बलबूते पर बहुत ही कम संसाधनों में एल्गार परिषद की। तो कल हम लोग समझना चाहेंगे कि कैसे हुई एल्गार परिषद। तो कल फिर से जुड़ते हैं बहुजन संवाद में शाम 6 बजे। तब तक जय भीम, जिंदाबाद, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद और सतरंगी सलाम। धन्यवाद।